सभी को गुड इवनिंग है और सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी क्लास में। जस्ट 1 मिनट वेट। हेलो। चलिए तो स्टार्ट करेंगे हम लोग आज की क्लास, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे एक बात बोलनी है कि जो आप लोग इसमें से मैंने सिलेबस दे रखा है ना यूपीएलटी का, तो फिर इसमें पूछता कौन है कि कौन सा टॉपिक होगा सर, क्या है, क्या दिक्कत हो रही है। जब मैंने सारी चीजें बता रखी है तो फिर आप क्यों पूछ रहे हो, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। आप ये बताओ पहले, जिसको नहीं मिला है वो बता दे कि किसको नहीं मिला है। मुझे ये भी बता दो कि मुझे सर नहीं मिला हुआ है। सभी को टॉपिक मिला हुआ है ना, सभी को तो वो मिला होगा सिलेबस, कि क्या सिलेबस है और क्या पढ़ना है हमको। सभी को मिला है ना, तो फिर बार बार ये बात क्यों आती है भाई। आप अपने से सिलेबस देख लीजिए, ठीक है। आज लास्ट टाइम बता रहा हूँ, सिलेबस रिमाइंड करा रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा नहीं, ठीक है। आप खुद उस सिलेबस को देखा करिए और आपको पता होना चाहिए, इतनी क्यूरियोसिटी होनी चाहिए पढ़ने की कि अगर हमारा ये टॉपिक चल रहा है तो मेरा अगला कौन सा टॉपिक होगा, ये आपके अंदर होना चाहिए। मैं एक दो बार आपको बता दिया, उसके बाद आप खुद मुझे बताओगे सर ये वाला टॉपिक है, इसके बाद ये वाला टॉपिक चलना चाहिए सर, है ना। हाँ यास्मीन जी, आपने सही बोला, पर्सनालिटी, गुड। तो ये क्यूरियोसिटी होना चाहिए पढ़ने का। तो देखिए हम लोग साइकोलॉजी चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, और चैप्टर नंबर 2 में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 में हम लोग पढ़ रहे हैं, हमने ये पढ़ लिया है साइकोलॉजी का मीनिंग डेफिनेशन। दूसरा हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था लर्निंग के बारे में, जिसमें हम लोगों ने लॉज ऑफ लर्निंग, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग, लर्निंग कर्व, डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिफरेंसेस ऑफ डेवलपमेंट, ये सब हमने पढ़ लिया था। हम लोगों ने लास्ट क्लास में इंटेलिजेंस पढ़ा था, इंटेलिजेंस के क्वेश्चन पढ़े थे, और थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस पढ़ा था, है ना। ये सारे हम लोगों ने ऊपर से हम लोग सब कंप्लीट करते हुए चले आ रहे हैं। चैप्टर 1 से हम सीरीज वाइज चल रहे हैं, टॉपिक वाइज चल रहे हैं। जैसे अगला टॉपिक इंटेलिजेंस हमारा खत्म हुआ, इसके हम लोगों ने क्वेश्चंस को भी लगाए थे, और हर टॉपिक के क्वेश्चंस, टॉपिक पढ़ने के बाद हमारे क्लास की एक सबसे अच्छी बात यह है कि आपको एक टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिलेगा, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ हम लोग बात करेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पर्सनालिटी। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हमारा ये टॉपिक है पर्सनालिटी के बारे में, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पर्सनालिटी एंड टाइप्स ऑफ पर्सनालिटीज, और कुछ पर्सनालिटीज के थ्योरीज वगैरह, या पर्सनालिटी के जो टाइप्स होते हैं डिफरेंट अप्रोचेस से, उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आई गई बात समझ में? तो चलते हैं हम लोग अपनी पर्सनालिटी की तरफ, और आज की क्लास स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो सभी को पता है ये हमारा क्लास है, और आप सभी इस क्लास के लिए और भी लोगों को अभी देखिए ऐड करा सकते हैं। हालांकि बहुत दिक्कत हो रही है मुझे इस बैच को चलाने में, मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, मैं सच बताऊं तो, क्योंकि जिस हिसाब से मैंने एक्सपेक्टेशन किया था उस हिसाब से चीज़ें नहीं हो पाई हैं, है ना। लेकिन फिर भी आप लोगों के रिक्वेस्ट से, कि आप लोगों ने इतना बोला है, उसके बावजूद मैंने इस क्लास को चालू रखा। नहीं तो मैं बता दूं कि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है,
ठीक है, आपने बोला कि सर वीक में 4 डेज क्लास लीजिए, लेकिन आप क्लास लीजिए, तो इसी वजह से थोड़ा सा ठीक है, आप लोगों का प्यार रहता है, आप लोगों का थोड़ा सा आशीर्वाद रहता है कि मुझे थोड़ा सा लगता है, लेकिन मैं सच्ची बताऊं तो मेरा एकदम बिल्कुल मन नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से एक्सपेक्टेशन है और जिस हिसाब से चीजें हैं, लोग वैल्यू नहीं समझते चीजों की, है ना। और वही जब गड्ढे में एक बार गिर जाएंगे तो दिमाग बिल्कुल सही हो जाएगा, भ्रमित है। तो कोई बात नहीं, चलते हैं हम लोग अपनी क्लास में। आज हम लोग पढ़ेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पर्सनालिटी, टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी के बारे में। तो आज हमारा ओनली थ्योरी होगा, और थ्योरी के बाद हम लोग नेक्स्ट टाइम से पढ़ना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पर्सनालिटी। मैं पूरा चैलेंज करता हूं कि पूरे फिजिकल एजुकेशन में अगर मुझसे बढ़िया किसी ने मटेरियल दिया तो आप मत करिएगा, मैं अपना क्लास ही बंद कर दूंगा और सबके पैसे सबको वापस कर दूंगा। आप अपने जो भी बच्चे पढ़ते हैं उनको दिखाइएगा मटेरियल। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। अब किसी को लगे कि मैं अपना पढ़ाई कर रहा हूँ या किसी को लगे कि मैं अपना वो बोल रहा हूँ, तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको जो समझना है वो समझो आप, ठीक है। मैं क्योंकि एकदम टू द पॉइंट बात करता हूँ, सीधी बात करता हूँ, मुझे सब वाली बातें पसंद नहीं है। लोग गुमराह हैं और रहेंगे जीवन भर। चलिए, तो स्टार्ट करूंगा मैं आज की क्लास, और एक बार हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि व्हाट इज पर्सनालिटी। पर्सनालिटी क्या होती है, सबसे पहली बात ये आती है। तो आपको बता चलूं कि जो पर्सनालिटी होती है वो लैटिन शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब पर्सनालिटी जो लैटिन वर्ड परसोना से लिया गया है, ठीक है। तो याद रखिए, कभी कभी ये भी पूछ देता है, जैसे आपको साइकोलॉजी, तो जो साइकोलॉजी वर्ड होता है, ठीक है, अब पूछता है कि ये ग्रीक वर्ड है या लैटिन वर्ड है या फिर आपका इंग्लिश वर्ड है या संस्कृत वर्ड है। इस तरीके से भी क्वेश्चन आया हुआ था पिछले कई एग्जामों में, तो आप देख सकते हैं इसी प्रकार से पर्सनालिटी का भी पूछ सकता है आपसे। तो पहले हम इसको मीनिंग का मतलब समझेंगे। मीनिंग का मतलब होता है कि वो वर्ड आया कहाँ से और एग्जैक्टली वो वर्ड क्यों आया और कहाँ से लिया गया है, ठीक है। तो जो पर्सनालिटी होता है, द वर्ड पर्सनालिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड परसोना। तो परसोना नामक शब्द से लिया गया है, और परसोना लैटिन वर्ड है, याद रखिएगा, लैटिन वर्ड परसोना से लिया गया था। और इसका मतलब होता है द मास्क। मास्क मतलब होता है मुखौटा, ठीक है। तो जो पर्सनालिटी वर्ड आया है, ये मुखौटा परसोना शब्द से लिया गया था लैटिन, जिसका मतलब होता है इंग्लिश में मुखौटा और मास्क, ठीक। और ये जो मुखौटा है उस समय यूज किया जाता था किसके लिए? द रोमन थिएटर फॉर चेंजिंग। किसके लिए? रोम के जो साम्राज्य में थिएटर एक नाटक होता था, उस नाटक को प्रस्तुत करने वाले जो हीरो लोग होते थे वो अपनी एक्टिंग मुखौटा पहन के करते थे, ठीक है। तो वहां से लिया गया है। अच्छा, क्यों वहां पे मुखौटा पहन के एक्टिंग करते थे? भाई जैसे आज हीरो लोग हैं, ये ऐसे भी तो कर सकते थे, मुखौटा पहन के हीरो एक्टिंग क्यों करते थे? ऐसा क्यों था? बिकॉज कि अपनी रियल आइडेंटिटी को छुपाने के लिए। क्यों? अपनी जो रियल आइडेंटिटी होती थी, मतलब कि ऐसा एक भाव उत्पन्न कर सके लोगों में कि ये वाकई में ये बंदा ईमानदार है। जैसे हीरो की एक पर्सनालिटी होती है कि ईमानदार है और बहुत ज्यादा सज्जन होता है, बहुत ज्यादा दयालु होता है, मतलब एक अच्छी क्वालिटी, एक अच्छी क्वालिटी पर्सनालिटी की जो अच्छी क्वालिटी होती है वो सब उसके अंदर होती है। तो ऐसा आइडेंटिटी क्यों छुपाते थे? ऐसा आइडेंटिटी इसलिए छुपाते थे, जैसे अगर मान लीजिए किसी लोकल व्यक्ति से वो नाटक करा रहे हैं या ड्रामा करा रहे हैं, तो उस ड्रामे में इंटरेस्ट नहीं आ पाता। उस ड्रामे में क्या नहीं आ पाएगा आपका? तो इंटरेस्ट नहीं आ पाएगा उस ड्रामे में आपका, ठीक है। तो उस ड्रामे में आपका इंटरेस्ट नहीं आता। सो दैट्स वाई आइडेंटिटी को छुपाने के लिए हीरो मास्क पहनते थे। हीरो लोग क्या पहनते थे? तो जो हीरो होते थे वो मास्क पहन के करते थे, ताकि उनको कोई, मान लीजिए आपके बीच का ही बंदा है तो कोई उनको पहचान ना पाए। तो पहचान ना पाए, इससे क्या हो जाएगा? अगर पहचानेगा नहीं तो जैसे जो लोग उसको पहचानते हैं, भाई वो तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को, उसके विशेषताओं को, उसकी गुण को जानते हैं अच्छे से, है ना।
वो तो उसके गुण को अच्छे से जानते हैं, बट अगर आइडेंटिटी छुपा लेगा वो, तो सभी के लिए एक बराबर से उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और विशेषताएं हो जाएंगी। समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को? ओके, सो स्टार्ट करेंगे। आई होप कि आप लोगों को अच्छा समझ में आया होगा। तो यही हमारा पर्सनालिटी का भी यही मेन मकसद है। यही मेन मकसद क्या है यहाँ पर, कि अपनी आइडेंटिटी को छुपाकर, मतलब एक ऐसी पर्सनालिटी, मतलब एक ऐसे ट्रेड्स, पर्सनालिटी का मतलब समझिए कि ट्रेड्स। अब ट्रेड्स क्या होता है? ट्रेड्स का मतलब होता है एक बेहतरीन इंसान, एक अच्छा इंसान, एक नैतिक वाला इंसान के अंदर जो भी आप क्वालिटी को ढूंढते हो, वह सारी क्वालिटी जब एक इंसान के अंदर समाहित हो जाती हैं, उसी को कहते हैं अ गुड पर्सनालिटी। अभी कुछ लोग जब पर्सनालिटी या इसको पढ़े नहीं थे, उनसे अगर मैं पूछता कि पर्सनालिटी का क्या मतलब है, तो वो लोग मुझे क्या बताते पता है? वो लोग कहते सर, जो दिखने में 6 फीट का है और बहुत स्मार्ट दिखता है, बहुत अच्छा दिखता है, उसकी पर्सनालिटी अच्छी होती है, जो कि ये बिल्कुल भी गलत बात है। पर्सनालिटी हम किसी को देख कर बता नहीं सकते हैं। पर्सनालिटी का एक रियल मीनिंग क्या होता है? द रियल मीनिंग ऑफ पर्सनालिटी दैट इज अ, ठीक है, रियल मीनिंग ऑफ पर्सनालिटी क्या होता है? रियल मीनिंग ऑफ पर्सनालिटी होता है जिसके अंदर वो सारी ट्रेड्स हो, यूनिक पैटर्न ऑफ द ट्रेड्स। एक अच्छे इंसान, एक अच्छे हीरो के अंदर जो भी ट्रेड्स और क्वालिटी, एक अच्छे इंसानियत बोलते हैं ना, इंसानियत की जो खूबियां होती हैं, उस इंसानियत की खूबी अगर उस बंदे के अंदर है, सारी खूबी उस बंदे, एक अकेले बंदे के अंदर है, तो अकेले इंसान के अंदर है, तो इसका मतलब क्या है कि he and she is a good personality। ठीक, यही होता है पर्सनालिटी का सिंपल मतलब। आप समझिए बस कि बहुत अच्छे अच्छे जो एक सामाजिक, एक समाज में एक अच्छी पर्सनालिटी, एक गुण माना जाता है, जो एक सामाजिक और व्यक्ति को या एक इंसानियत के नाते जो उसका फर्ज होता है, अगर उसको पूरी तरीके से, उसको हर एक चीज में वो खरा उतरता है और बाकी चीजों को कंप्लीट कर सकता है, तो वो सारी खूबियां किसी इंसान के अंदर देखने को मिलती है, तो हम कह सकते हैं कि वो इंसान के अंदर एक अच्छी गुड पर्सनालिटी है, उसकी पर्सनालिटी अच्छी है। ना कि हम किसी को उसके हाइट से, उसके चेहरे से, अब उसका चेहरा बहुत अच्छा है, दिखने में गुड लुकिंग है, बट बात करने का तमीज नहीं है उसको, एटीट्यूड में बात करता है, सो इट इज नॉट अ गुड मैनर। बिकॉज पर्सनालिटी वही है, एक तरीके से आप समझिए कि पर्सनालिटी और लीडरशिप की क्वालिटी, ये दोनों लगभग एक जैसी होती है। पर्सनालिटी और लीडरशिप की जो क्वालिटी होती है वो एक जैसी होती है। लीडरशिप और पर्सनालिटी लगभग एक जैसे होते हैं। इज दैट क्लियर? अपना बस मैसेज करिए, कोई भी माइक नहीं खोलेगा। गुड, वेरी गुड। रिया कुमारी जी, यास्मीन खान जी, बहुत बढ़िया। दुष्यंत सिंह जी, यस सर, ओके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में हम चलते हैं। डेफिनेशन ऑफ पर्सनालिटी। कभी कभी हो सकता है कि पर्सनालिटी से डेफिनेशन पूछा जा सकता है, काको की किस डेफिनेशन या किसके द्वारा दिया गया है। सो मैंने यहाँ पर आपके सामने 2-3 डेफिनेशन लाए हैं जो सबसे ज्यादा बार पूछे गए हैं और एग्जाम में रिपीट हुए हैं फिजिकल एजुकेशन का। तो आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर बताया है कि आरपीएससी में ये पूछा गया था, ठीक है। तो आरपीएससी के जो एग्जाम है उसमें ये आपका पूछा गया था, सो इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, ठीक है, तो हम लोग इसको यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं कार्ल जुंग ने क्या बोला है पर्सनालिटी का। तो इन्होंने बोला है कि पर्सनालिटी इज एन एटीट्यूड, मतलब एक ऐसा एटीट्यूड है, रेफर्स टू अ प्री डिस्पोजिशन टू बिहेव इन अ सर्टेन मैनर। अब हमको हिंदी में समझते हैं, इसका मतलब क्या है कि एक ऐसा दृष्टिकोण, एटीट्यूड का मतलब वो वाला एटीट्यूड नहीं है जो आपको लोग दिखाते हैं, वो एटीट्यूड अलग होता है। यहाँ पर है कि व्यक्तित्व का एक ऐसा दृष्टिकोण जो किसी व्यवहार को करने की प्रवृत्ति को दर्शाता हो, मतलब एक अच्छा व्यवहार करता हो, हर एक बढ़िया मैनर से बात करता हो हर एक चीजों से, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कैटल्स की। तो कैटल ने क्या बोला है? तो कैटल ने बोला है कि पर्सनालिटी इज दैट विच परमिट्स, पर्सनालिटी ऐसा है जो हमें परमिशन या भविष्यवाणी करता है या प्रिडिक्शन करता है, अनुमति देता है, व्हाट पर्सन विल डू इन अ गिवन सिचुएशन, जो मतलब
अगर किसी अच्छे इंसान की जो पर्सनालिटी है, अगर हमको पता है कि हाँ उसके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो हम बता देंगे कि हाँ ये बंदा हमें धोखा नहीं देगा, ये बंदा हमें धोखा नहीं देगा। इस तरह की जो पर्सनालिटी होती है इसी को कहते हैं पर्सनालिटी। बात समझ में आया? आगे बात कर लेते हैं गिलफोर्ड ने क्या बोला है। तो जो गिलफोर्ड जी है वो क्या बोलते हैं, आइए देखते हैं गिलफोर्ड जी का। मैं थोड़ा सा देखता हूं कि उन्होंने क्या हमें बताया। तो जो गिलफोर्ड जी हैं उन्होंने बोला है कि पर्सनालिटी इज एन इंडिविजुअल्स यूनिक पैटर्न ऑफ ट्रेड्स। यूनिक पैटर्न ऑफ ट्रेड्स का मतलब क्या है? तो यूनिक पैटर्न ऑफ ट्रेड्स का मतलब क्या है? मतलब एक इंसान के अंदर, ट्रेड्स मतलब होती है विशेषताएं, गुणों का एक ऐसा अलग प्रकार का पैटर्न, है ना, अनूठा पैटर्न, एक अलग प्रकार की गुणों की विशेषताओं का एक अलग प्रकार का गुच्छा। जिस व्यक्ति के अंदर अच्छे गुणों का गुच्छा होता है वही क्या होता है, उसी को हम पर्सनालिटी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ मीनिंग एंड डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं, देखिए पर्सनालिटी में क्या होता है, टेम्परमेंट होना चाहिए, साइकोलॉजी काम करती है, परसीविंग उसकी अच्छी होनी चाहिए। चीज़ें को तो आप देखते जाइए। रेशनल, उसकी पर्सनालिटी तभी अच्छी होगी कि हर सिचुएशन में वो रेशनल अपनी थिंकिंग को लगा सके, उसका बिहेव अच्छा हो, उसका सेंसेसिंग जो सेंसेशन होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए, इंट्रोवर्ट होना चाहिए, एक्सट्रोवर्ट दोनों होना चाहिए, सिर्फ एक प्रकार का नहीं कि इंट्रोवर्ट हो। पर्सनालिटी अच्छी तभी होगी जब आप इंट्रो और एक्सट्रोवर्ट दोनों प्रकार की क्वालिटी को रखते हो। तो आइए हम लोग बात करते हैं टू मेन थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी। मतलब अगर थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी की बात करते हैं, मेन जो थ्योरीज होती है पर्सनालिटी के, टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी होती है, वो दो प्रकार की मेन पर्सनालिटी मानी जाती है। एक होता है टाइप अप्रोच और दूसरा होता है ट्रेट अप्रोच। ट्रेट मतलब होता है, याद रखिएगा बार बार इसमें ट्रेट की बात आएगी, और ट्रेट के मतलब होता है गुणों का एक अनूठा, एक अच्छे इंसान के अंदर जो गुण होते हैं या होने चाहिए, उनके पास जो वही गुण वो विशेषताएं हैं, उसी विशेषताओं का जो समायोजन होता है उसे हम ट्रेट अप्रोच कहते हैं। और टाइप अप्रोच में क्या होता है, ये बेस्ड होता है या तो फिजिकल अपीयरेंस पे होगा या फिर साइकोलॉजिकल अपीयरेंस पे होगा। और एक किसके अप्रोच पे काम करता है, एक अप्रोच पे काम करता है किसके, जिसमें कि उसकी क्वालिटीज होती है, वही जो मैंने आपको बताया, क्वालिटीज मतलब ट्रेट मतलब विशेषताएं। एक अच्छे इंसान के अंदर जो विशेषताएं खोजते हैं, उन विशेषताओं का एक संपूर्ण समायोजन। ठीक है, उसी को हम कहते हैं ट्रेट अप्रोच, और इसको कहते हैं फिजिकल बेस्ड अप्रोच होता है या साइकोलॉजिकल बेस्ड अप्रोच होता है। ठीक है, आई होप कि आप लोग इसको समझ पा रहे होंगे। अब देखिए फिजिकल अप्रोच पर पर्सनालिटी को जो डिस्क्राइब किया गया है, और जो बढ़िया बढ़िया आपके सामने टाइप्स मिलता है पर्सनालिटी को, टाइप्स में ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल बेस्ड, फिजिकल बेस्ड। तो याद रखिएगा इंटरनल फिजियोलॉजी के बेसिस पर बांटा था किसने, हिप्पोक्रेट्स ने। इन्होंने किसके बेसिस बांटा था, इंटरनल फिजियोलॉजिकल। इंटरनल फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है, इंटरनल फिजियोलॉजी का मतलब होता है सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही सर। अच्छा मुझे लग रहा है ना, एक मिनट जस्ट वेट। वो नेट का इशू होगा थोड़ा सा ना, इंटरनेट का इशू होगा। अभी क्लियर है? जी ओके ठीक है। आज जान रहे हैं आप सभी लोग कि बारिश बहुत ज्यादा हुई है, तो इस वजह से नेटवर्क इशू हो सकता है, बट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स, है ना, क्योंकि आपका क्लास भी बहुत जरूरी है। मैं आपको देखिए इतना जबरदस्त नोट्स दूंगा ना, एक बार कहीं और कोई प्रैक्टिस करता हो या पढ़ता हो, जरूर उसको ये नोट्स दिखाइए। किसी भी कोचिंग में वो पढ़ता हो, आप अगर दोस्त है आपका कुछ भी है, अगर आप उसको अच्छा मानते हैं तो एक बार खाली उसको भेज के देखिएगा कि देखो ये होता है नोट्स, इसको कहते हैं नोट्स। अभी आप देखिएगा आगे, ये तो कुछ नहीं है, ये जस्ट बिगनिंग है ना। अगर ये सब कॉन्सेप्ट अब आपको इतना किसी ने तोड़ कर नहीं बताया होगा, मैं गारंटी देता हूं कि इतना तोड़ कर
सब बताते हैं कि टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी पढ़ लो जी, हिप्पोक्रेट्स का ये होता है, उसमें 4 होते हैं, कर्लिनिक होता है, मेलकोनिक होता है, सैंग्विन होता है, फेलगमेटिक होता है, और उसके बाद सेल्डन का होता है, इंडोमीजो एक्टो होता है, क्रेस्मर का पाइकनिक होता है। सब ये बताएंगे आपको, है ना, सब यही बताएंगे आपको। बट इन द फिजिकल एजुकेशन मैं आपको बताने चाह रहा हूं कि डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पर, डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच में क्यों इनको अलग अलग किया गया, इतने टाइप्स हमको क्यों पढ़ने पड़ रहे हैं भाई, क्योंकि सब में माइनर माइनर चेंजेस होता है, और यही माइनर चेंजेस जब तक आप नहीं समझ पाओगे तब तक आपके एग्जाम्स में आपसे गलतियां होती रहेंगी। ठीक है, आप लोग टाइम से आया करो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ थ्योरीज, थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी को पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने आज एक नया टॉपिक शुरू किया है पर्सनालिटीज के बारे में। ठीक है, तो पर्सनालिटी को हम डिफरेंट अप्रोच पे पढ़ेंगे, क्योंकि सब आप लोग मिक्स पढ़ते होंगे। इससे पहले आपने लर्निंग भी पढ़ा होगा, तो मिक्स पढ़ा होगा कि क्लासिकल कंडीशनिंग है ना, ट्रायल एंड एरर थ्योरी है, ये थ्योरी है, वो थ्योरी है, सब आपको मैंने बताया ना कि सब आप ऐसे ही पढ़ते होगे मिक्स टाइप का। बट आपको एक्चुअल में बताया जाए कि सब थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, बिकॉज ऑफ थोड़ी थोड़ी माइनर चेंजेस है, और वही माइनर चेंजेस जब तक आप नहीं पढ़ोगे तब तक आपको दिक्कत होंगी। तो यहाँ पे हम फिजिकल बेस बता रहे हैं, और फिजिकल के अंदर भी 2 चीजें आती हैं। फिजिकल के अंदर भी क्या आता है, एक आपका आता है फिजिकल बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी के बेसिस पर, और दूसरा आता है फिजियोलॉजिकल बेसिस पर। तो ये जो आपको हिप्पोक्रेट्स ने दिया था, ये फिजियोलॉजिकल बेसिस पर दिया था। ठीक है, फिजियोलॉजिकल बेसिस। अब फिजियोलॉजिकल बेसिस क्या होता है, मैं बता दूं आपको कि व्यक्ति का जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो किस प्रकार से काम करता है, किस प्रकार के फंक्शंस करता है, उसकी बेसिस पर हिप्पोक्रेट्स ने इसको बांटा था। मैं आगे और अच्छे से बताऊंगा इसको, अभी जस्ट हमें ये समझना है। अभी हमें क्या करना है, जस्ट ये हमें भी समझना है कि कैसे ये काम कर रहा है ना, इस चीज को हमें अभी समझना है। ठीक है, कि इंटरनल फिजियोलॉजिकल बेसिस पर क्या होता है। अब एक्सटर्नल फिजियोलॉजिकल बेसिस पे हम क्या बात करेंगे, इंटरनल फिजियोलॉजिकल बेसिस पर था। एक्सटर्नल मतलब वही आपकी बॉडी के स्ट्रक्चर के हिसाब से बात कर रहा है, एक्सटर्नल फिजियोलॉजी, जिसमें हम एनाटॉमी की बात करते हैं। इज दैट क्लियर ऑल? ओनली मैसेज। ओके गुड। उमा शंकर जी, सलोनी बल्याण जी, ध्रुव जी, ठीक है। चलिए, तो ये चीजें हमारी कंप्लीट हो गई। रिया जी, दुष्यंत जी, हाँ बढ़िया है, मोनालिसा जी, प्रीति जी, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब देखिए, एक्सटर्नल फिजिकल बेसिस पर और फिजियोलॉजिकल बेसिस पर शेल्डन ने बांटा था, जिसको इंडो, मीजो और एक्टो बोला। क्रेस्पर ने जो बांटा था टाइपोलॉजी, वो पाइकनिक, एस्थेनिक, एथलेटिक और डाईप्लास्टिक। इसके बाद अगर साइकोलॉजिकल बेसिस पर बात की जाए तो त्रिडोसा थ्योरी, त्रिगुणा थ्योरी, जंक्स टाइपोलॉजी, जिसमें हमने इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट की बात की है, फ्रेडमैन एंड रसमैन टाइपोलॉजी, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी एंड टाइप डी। मैं गारंटी दे रहा हूं एक चीज की, जितने लोग आज मेरी क्लास देख रहे हैं, एक बात आज समझ जाए कि अगर 2018 का इसमें से जितने लोगों ने पेपर दिया था, एक बार अपना कमेंट करें कि कितने लोगों ने दिया था 2018 यूपीएलटी का। मैसेज टाइप करें कि 2018 का कितने लोगों ने दिया था। यास्मीन जी ने दिया था, ठीक है। उमेश जी ने भी दिया है, गुड। और कोई है? चलिए, तो और कोई भी नहीं है तो कोई बात नहीं है। अब आप समझिएगा, वहां पर एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन आया था, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको, कि ये वाला टाइप पर्सनालिटी कोई आपको नहीं पढ़ाता है। टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी एंड टाइप डी, ये आपको कोई नहीं पढ़ाता है। और किसके द्वारा दिया गया, आधे लोगों को तो आज तक ये भी नहीं पता होगा।
आधे लोगों को आज तक ये भी नहीं पता होगा कि ये टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी और टाइप डी पर्सनालिटी किसने दिया था। तो आज जान लीजिए कि फ्रेडमैन एंड रोजनमैन ने दिया था, ठीक है, रोजनमैन ने। इसके बाद स्प्रेंजर टाइपोलॉजी थ्योरी होती है जिसमें 6 टाइप ऑफ रोज वाला एग्जाम्पल हम लोग कहते हैं, और हॉलैंड्स टाइपोलॉजी, ये भी 6 टाइप का इन्होंने इसके बेसिस बताया है। क्या इससे पहले आप लोग ये सब जानते थे कितने टाइप्स के भी साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट से पर्सनालिटी की थ्योरी बनती है? अब इसमें तो कुछ लोग हो सकता है ये कहेंगे कि सर हम लोगों को तो सर वो करना है, क्या नाम है, नेट की तैयारी तो करना नहीं, इसलिए हम लोग इन लोगों को इतना ज्यादा डीप क्यों पढ़ रहे हैं। कुछ लोगों के मन में ये भी सवाल आ रहा होगा। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जानिए, क्योंकि यूपी एलटी का एग्जाम कराएंगे यूपी पीएससी, ठीक है, इसका एग्जाम कौन कराएगा, तो यूपी पीएससी एग्जाम कराएगा। उसका लेवल ऑफ क्वेश्चन बढ़िया आ जाएगा। पिछले बार यहां से एक क्वेश्चन पूछा था, क्या पूछा था, जब हम इस टॉपिक पे पहुंचेंगे अभी तब मैं बताऊंगा कि क्या क्वेश्चन पूछे थे। आप रिकॉल करिएगा कि आपको, देखो मैं याद है कि नहीं वो चीज, कितने लोग उसको याद करे हैं। इसके बाद ट्रेट अप्रोच की बात करते हैं। ट्रेट मतलब विशेषताओं के आधार पर अगर पर्सनालिटी को डिवाइड किया जाए तो पहला है अल्पर्ट्स ट्रेट थ्योरी, जिसमें कॉमन ट्रेट और पर्सनल ट्रेट की बात कही गई है। उसके बाद 16 कैटल्स थ्योरी की बात कही गई है, जिसमें उन्होंने पर्सनालिटी को मेजर करने के लिए क्वेश्चनार बनाए हैं और उस क्वेश्चनार के बेसिस पर वो आपका पर्सनालिटी को जज करते हैं। तो सरफेस ट्रेट और सोर्स ट्रेट। इसके बाद आइजैक ट्रेट थ्योरी भी है, ठीक है, जिसमें उन्होंने आइजैक ने न्यूरोटिसिस और इमोशनल की बात कही है ना। इस तरीके से आइजैक ने बात कही थी वर्सेस करके। और इसके बाद 5 फैक्टर्स मॉडल ऑफ पर्सनालिटी की बात होती है, जो ओशियन कही जाती है ना। और इसके लिए जो टेस्ट होता है वो नियोपी टेस्ट होता है, याद रखिएगा, NEOPI टेस्ट, है ना, नियोपी टेस्ट होता है। इसको 5 फैक्टर्स मॉडल को जज करने के लिए एक नियोपी टेस्ट होता है। थोड़ा छोटा आपको दिख रहा होगा, कोई बात नहीं है, अभी बड़ा कर देते हैं, ये लीजिए, बड़ा हो गया। कोई बोरियत हो रही है या कुछ ऐसा लग रहा है कि सर बहुत ज्यादा ऐसा आप डीप जाके पढ़ा रहे हो, किसी के मन में ऐसा कुछ सवाल है तो बता दो भाई, कोई बात नहीं है, मैं उसको थोड़ा और अच्छा करने की कोशिश करूंगा। गुड, नो सर, कोई बस बात ये नहीं। चीजें हमारे लिए न्यू है तो ये थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर देना है। हाँ अब देखिए, पर्सनालिटी जो अप्रोच है, पर्सनालिटी को क्लासिफाइड किया गया है डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच पे किया गया है। पहला बताया गया टाइप ऑफ अप्रोच। अब जो टाइप ऑफ अप्रोच है उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ बेस्ड ऑन किसके बेसिस पर, एक तो बिहेवियर बेसिस पर और दूसरा बायोलॉजिकल बेसिस पर। बायोलॉजिकल है, मैंने भी बताया, वही चीज है वो जो भी मैंने बताया आपको, वही चीज है, उसका थोड़ा सा और मैंने उसको डिस्क्राइब किया हुआ है। तो बायोलॉजिकल बेसिस पर आपका शेल्डन ने दिया हुआ था, फ्लूइड बेसिस पर आपका हिप्पोक्रेट्स ने दिया हुआ था, जो मैंने बताया कि ये एक्सटर्नल इंटरनल फिजियोलॉजिकल बेसिस पर भी तो कह सकते हैं, और क्रेस्मर ने भी दिया हुआ, ठीक है। इसके बाद अगर बिहेवियर के बेसिस पर देखा जाए तो वही टाइप ए ऑफ पर्सनालिटी और बिहेवियर, मार्स ब्रिक्स टाइप इंडिकेटर। इसके बाद ट्रेट अप्रोच, अभी देखा हम लोगों ने वहां भी ट्रेट अप्रोच पढ़ा था, 16 PF कैटल्स का जो दिया था, बिग 5 पर्सनालिटी थ्योरी है, आइजैक की ट्रेट इन्वेंट्री है ना, ये हम लोगों ने पढ़ा। साइको एनालिटिक अप्रोच में सिगमंड फ्राइड और कार्ल जुंग ने दिया हुआ है। इसके बाद ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के लिए अब्राहम मैस्लो और कार्ल रोजर्स ने दिया हुआ, आगे हम लोग पढ़ेंगे इनकी थ्योरीज को। और लर्निंग अप्रोच की बेसिस पर सोशल कॉग्निटिव थ्योरी की बात कही गई है। मतलब ये समझिए कितना ज्यादा, अप्रोच का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लीजिएगा। मतलब इनके अप्रोच का मतलब होता है कि ये एक प्रकार से टाइप, जिन्होंने बायोलॉजिकल बेसिस बनाया उनका टाइप अलग बताया। ट्रेट मतलब मैंने बताया था अभी, ट्रेट का मतलब क्या है, एक अच्छे गुण और विशेषता जो एक अच्छे इंसान के अंदर होनी चाहिए, या एक अच्छे सब इंसान और समाज इंसान या व्यक्ति तो जिसका अच्छा हो, इंसानियत जिसकी अच्छी होती है, उस इंसानियत अंदर के अंदर जो आप लोग खोजते हो या दूसरे से एक्सपेक्ट करते हो कि अगर बंदा इस तरह का अगर अच्छा इंसान होगा तो मेरे साथ ऐसा बिहेव करेगा, तो वो एक 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 गुण तो होना नहीं चाहिए। आप लोग एक अच्छे इंसान के अंदर सभी प्रकार के गुण खोजते हो। तो ये भी ये जो ट्रेट अप्रोच होता है वो किसी एक बेसिस पर नहीं है। अब जैसे इन्होंने 16 PF बताया है तो इन्होंने 16 गुण इसके अंदर शामिल किया है। तो बहुत सारे गुणों के आधार पर वो बनाया है कि अगर इस प्रकार का गुण देखा जा रहा है, इस प्रकार की अगर विशेषताएं उसके अंदर देखी जा रही है,
तो वो इस प्रकार की पर्सनालिटी है। अगर उसके अंदर ये देखा जा रहा है तो उसकी इस प्रकार की पर्सनालिटी है। आ रही बात समझ में? ट्रेट अप्रोच वर्ड बार बार रिवर्ड आएगा, जब भी पर्सनालिटी आएगी तो इस वर्ड को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, आपको दिक्कत नहीं होगी। आइंजैक ने भी देखिए ट्रेट अप्रोच की बात कही है। ट्रेट मतलब यही है, गुण और विशेषताएं। एक अच्छे इंसान के अंदर जो विशेषताएं हम खोजते हैं, तो क्या वो विशेषताएं आगे बात करेंगे कौन कौन सा विशेषताएं होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बायोलॉजिकल अप्रोच पे। तो बायोलॉजिकल अप्रोच पर, और बायोलॉजिकल अप्रोच पे बहुत सारी थ्योरीज आई हैं, और हम लोग इसको फ्लूइड बेसिस पे भी कह सकते हैं, या हम लोग इसको इंटरनल फिजियोलॉजिकल बेसिस पे भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है हमारा, ये हमारा आप देख सकते हैं हिप्पोक्रेट्स ने दिया, व्यक्ति को शारीरिक तौर पर वर्गीकृत करने का सर्वप्रथम प्रयास महान विद्वान हिप्पोक्रेट्स द्वारा किया गया। इन्होंने शारीरिक द्रव्य के आधार पर व्यक्ति का वर्गीकरण किया तथा इन्होंने व्यक्तियों को बाइल के बेसिस पर 4 भागों में बांटा। सबसे पहला है, इनकी थ्योरी का जो नाम होता है उसको हम टेम्परमेंट थ्योरी भी कहते हैं, या थ्योरी ऑफ ह्यूमरिज्म भी कहते हैं। तो याद रखिएगा कि हिप्पोक्रेट्स की थ्योरी को 2 अलग अलग थ्योरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, थ्योरी ऑफ ह्यूमरिज्म या टेम्परमेंट थ्योरी। ये गैलन भी इनकी चीजों से सहमत थे, तो गैलन ने ही इनका नाम रखा था। याद रखिएगा, हिप्पोक्रेट्स ने इनका नाम नहीं बोला कि थ्योरी ऑफ टेम्परमेंट या थ्योरी ऑफ ह्यूमरिज्म है। ये किसने बोला? ये बोला था किसने? ये बोला था हिप्पो गैलन ने, ठीक है। गैलन भी इनकी पर्सनालिटी जो इन्होंने बताया था उससे सहमत थे। अब आइए देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या बताया। तो इन्होंने बताया था कि मेलकोलिक, कोलेरिक, सैंग्विन और फ्लेगमेटिक। तो अब यहाँ पर जो कोलेरिक होते हैं वो एक्साइटेबल होते हैं, इकोसेंट्रिक होते हैं, है ना, एग्जिबिशनिस्ट होते हैं, इम्पल्सिव होते हैं, हिस्टोरिक। अब आप लोगों को बहुत ज्यादा इंग्लिश लग रहा होगा, लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो इसी में आगे कंटिन्यू करूं, हिंदी बताऊं? ठीक है, नहीं सर, हिंदी में थोड़ा एक्सप्लेन। चलिए तो पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जो कोलेरिक होते हैं, कोलेरिक, कोलेरिक मतलब क्या होता है, जो बहुत ज्यादा, देखिए कोलेरिक ये पीला वाला भाग उनका होता है, ये टची होते हैं, रेस्टलेस होते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, एक्साइटेबल बहुत ज्यादा, उत्तेजना इनके अंदर बहुत ज्यादा होती है। कोलेरिक वाले के अंदर उत्तेजनाएं बहुत ज्यादा होती है, चेंजेबल होते हैं, इम्पल्सिव होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, मन इनका टूट जाता है, एक्टिव होते हैं, है ना, सैंग्विन सबसे अच्छा माना जाते हैं, सैंग्विन वाले। ये सोशेबल होते हैं, आउट गोइंग होते हैं, हमेशा दूसरों से बात करना, इनका व्यवहार बहुत बढ़िया होता है। टॉकेटिव मतलब बहुत बातचीत करने वाले, बड़बोले भी होते हैं, रिस्पॉन्सिव होते हैं, इजी गोइंग होते हैं, लाइवली, हमेशा भविष्य में नहीं जीते हैं, वर्तमान में जीने की प्रयास करते हैं, केयर फ्री होते हैं, और लीडरशिप क्वालिटी इनकी अच्छी होती है। तो सैंग्विन इनमें सबसे अधिक अच्छा माना गया था, है ना। मैं अभी बताऊंगा, इसमें हिंदी भी दूंगा, डोंट वरी। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, फेलग्मेटिक। तो फेलग्मेटिक ने बोला है पैसिव होते हैं। पैसिव मतलब क्या होता है, अभी हमने आपको चलिए तो यहाँ हम लोग देखेंगे। तो यहाँ हम लोग देख लेते हैं कि जो ब्लड वाला होते हैं, या सैंग्विन को हम लोग कहते हैं ब्लड, ठीक है, या हम लोग कहते हैं फ्लूइड जो होता है इनका वो हार्ट की तरफ ज्यादा होता है। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, खुशमिजाज होते हैं, सामाजिक होते हैं, आशावादी होते हैं। मैंने बोला था सैंग्विन बहुत अच्छे होते हैं, और एक्टिव मतलब सक्रिय होते हैं। मैंने बताया था लाइवली होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, सोशल है, चीयरफुल है, बताया था। तो ये सैंग्विन कहते हैं, और इनका जो होता है फ्लूइड लोकेशन वो हार्ट की तरफ ज्यादा अच्छा होता है, इनका दिल बहुत मजबूत होता है, और ब्लड मतलब कलर का रेड कलर का इनका होता है, इनके अंदर ब्लड ज्यादा होता है ना। येलो बाइल वाले जो होते हैं उनका लीवर बढ़िया होता है, और वो क्या होते हैं, कोलेरिक उनको कहा जाता है। याद रखिएगा, ये सब आपको कोई नहीं बताएगा, इतना जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये आप किसी भी जगह पे अगर इस नोट्स में पाइएगा, पूरे किसी किताब में, कि लीवर उनका बढ़िया फ्लूइड लोकेशन होता है, और ह्यूमर उनका ऐसा होता है ना। अगर ब्लाइल के बेसिस पर देखा जाए तो इस तरह से होते हैं। अब ये क्या होते हैं, ये बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं, ऊर्जावान होते हैं, चिड़चिड़े भी होते हैं, ठीक है, और नेता होते हैं। ये मैंने अभी बताया था कोलेरिक में आपको, ठीक है।
इसके बाद फ्लैग्मेटिक की बात कर लेते हैं। तो ये फ्लैग्मेटिक वाले जो होते हैं ये आपका लंग्स और ब्रेन में बढ़िया इनका होता है, ठीक है। मतलब इस तरह से लोकेशन इनका पाया जाता है कि वहां पर इसका ज़्यादा द्रव्य होता है, लंग्स में और ब्रेन में। इनका लीवर में ज़्यादा लिक्विड होता है, फ्लूइड होता है, या हार्ट में ज़्यादा होता है। इस तरीके से इनको बांटा गया था, हिप्पोक्रेट्स ने बांटा था इनको सबसे पहले, सर ठीक है। वॉइस प्रॉब्लम। अच्छा, वॉइस प्रॉब्लम इसलिए आ रही होगी थोड़ा सा, वही नेटवर्क इशू वाला जो मैंने बात बताई थी आपको, ठीक है। अभी ठीक है कि नहीं? जी सर। यस। चलिए तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट यहाँ पे फ्लेगमेटिकम में बात कर लेते हैं। ये काम होते हैं बहुत ज़्यादा स्थिर होते हैं, भरोसेमंद होते हैं और विचारशील होते हैं। और ब्लैक बाइल वाले थोड़े से बहुत ज़्यादा स्प्लीन यानी प्लीहा में इनका होता है, इनका बढ़िया होता है। इसको मेलकोनिक भी कहा जाता है, मेलनकोलिक भी कहा जाता है। ये सैड होते हैं, उदास होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं, बहुत ज़्यादा सोचने वाले, निराशावादी होते हैं। तो पेसिमिस्टिक भी हम इनको कह सकते हैं। ये ऑप्टिमिस्टिक अलग होता है ये वाला, और पेसिमिस्टिक अलग होता है। और आगे समझ लेते हैं अगर ये नहीं समझ में आया तो। अच्छा, इसके बाद नहीं बनाया था मैंने, चलिए कोई बात नहीं। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा, इसमें ज़्यादा जरूरत नहीं आपको समझने की। विलियम हर्बर्ट सेल्डन। तो इसके बाद फिजिकल बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से जो पर्सनालिटी को बांटा है, इन्होंने क्या बोला, डब्ल्यू एच शेल्डन जो थे, विलियम हर्बर्ट शेल्डन इनका पूरा नाम है, डब्ल्यू एच शेल्डन शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि पूरी पूरी दुनिया के लोगों को, पूरी दुनिया के लोगों को अगर, मतलब कि पूरे वर्ल्ड में जितनी भी लोग हैं या जितने भी पीपल रहते हैं, अगर आपको इनको फिजिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से इनकी पर्सनालिटी को फ्रेम करना हो, तो पूरे दुनिया के लोग की जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर के हिसाब से तीन भागों में ही या तीन पार्ट में ही आपको देखने को मिलेंगे, या तीन फ्रेम में ही आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। आशु जी थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि वही इशू है आपका, कोई नहीं है, अभी भी आपको आ रहा नहीं आ रहा? हाँ बारिश हो रही है यास्मीन जी, सुबह से बारिश हो रही है, सबको पता है। चलिए और बताइए आप लोग। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करेंगे फिर से एक बार, और फिर से आएंगे अपने। तो मैं यहाँ बताना चाह रहा था कि विलियम हर्बर्ट स्पेंसर जो थे, ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे और चिकित्सक भी थे। इन्होंने मनुष्य के शरीर को उसके स्वभाव के साथ जोड़कर, कि कैसा वो स्वभाव करता है उसके साथ जोड़कर उसकी शारीरिक व्यक्तित्व की पहचान की। और इस आधार पर उन्होंने मानव शरीर या व्यक्तित्व के प्रकारों को तीन श्रेणियों में बांटा, जिसका उन्होंने नाम सोमेटोटाइप दिया, ठीक है। और इनके द्वारा लिखी पुस्तक एटलस ऑफ मैन 1954 बहुत ज्यादा फेमस है। तो उसी में इन्होंने तीन प्रकार की पर्सनालिटी की बात कही थी, एटलस ऑफ मैन, ठीक है। और इन्होंने अपने थ्योरी को क्या बोला था, सोमेटोटाइप थ्योरी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इन्होंने जो तीन लोगों की बातें कही वो इंडोमार्फ, मीजोमार्फ और एक्टोमार्फ। इसको हम लोग वाइसरटॉनिक भी कहते हैं, सोमेटोटॉनिक भी कहते हैं और सेब्रोटॉनिक भी कहा जाता है। ये भी याद रखिएगा। इसके साथ साथ ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ये क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं। अब इनके कैरेक्टर्स को देख लेते हैं कि क्या कैरेक्टर्स होते हैं इनके। तो जो शेल्डन होते हैं वो आपके बहुत ज़्यादा रिलैक्स, सॉरी इंडोमार्फिक जो होते हैं, इंडोमार्फ वाले पर्सन जो होते हैं, अगर उनका हम बिहेवियर देखेंगे या स्वभाव देखेंगे तो बहुत रिलैक्स्ड होते हैं, सोशेबल होते हैं या टोलरेंट, बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करने वाले होते हैं, कंफर्ट जोन हमेशा पसंद करते हैं, फन लविंग होते हैं, पीसफुल बहुत शांत रहना पसंद करते हैं। अगर इनकी शेप की बात की जाए और फिजिकल स्ट्रक्चर की बात की जाए तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, प्लम्प होते हैं, बक्सॉम होते हैं, डेवलप्ड होते हैं, वाइसरल स्ट्रक्चर होता है इनका, जस्ट लाइक अ पियर शेप हम बोल सकते हैं। आपने पियर देखा होगा, ये हमारा पियर शेप,
आपने देखा होगा कि पियर इस तरह से होते हैं, है ना। तो ये देख रहे हैं इसका जो पेट वाला जो हिस्सा होता है ये, और यहाँ से आप देख रहे होंगे तो ये जस्ट लाइक अ पियर शेप की तरह आपको दिख रहा होगा। सो दैट्स व्हाई वी कॉल अ पियर शेप बॉडी या पियर स्ट्रक्चर बॉडी। ठीक है, पियर मतलब वही नाशपाती की तरह बात हो रही है यहाँ पे। एंड द नेक्स्ट वन इज मीजोमार्फिक। मीजोमार्फिक बहुत ज्यादा का कैरेक्टर देखा जाए तो एक्टिव होते हैं, एजर्टिव होते हैं, है ना, बहुत ज्यादा एजर्टिव भी होते हैं, विगोरस होते हैं, कॉम्बेटिव होते हैं, बहुत ज्यादा कंपटीशन रखने वाले होते हैं, कॉम्बेटिव हमेशा। और इनका जो शेप होता है बहुत बढ़िया मस्कुलर शेप होता है। ठीक है, इनके जो हाथ पांव होते हैं थोड़ा छोटे होते हैं, लेकिन इनके जो हाथ पांव होते हैं वो बड़े होते हैं, है ना, एकदम चेस्ट बढ़िया होता है ना, चौड़े कंधे होते हैं, चौड़े मसल्स होते हैं, बढ़िया इसकी बॉडी लेंथ भी अच्छी होती है इनकी। तो इन सब चीज़ों में बढ़िया होते हैं, आप सब जानते भी होंगे इनको। तो हम नया क्या पढ़ने वाले हैं, आइए बताऊंगा आपको कि नया इसमें क्या देखना है हमको। एक्टोमॉर्फिक में क्या होता है कि इनका जो बिहेवियर होता है, बहुत जल्दी हार मान जाते हैं, बहुत जल्दी ये नाराज हो जाते हैं, बहुत जल्दी फ्रेजाइल मतलब नाजुक होते हैं, बहुत तरह से इनका जो चिड़चिड़े होते हैं, नॉन एजर्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो इनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर होती है लीन होती है, वो डेलिकेट होती है, बहुत नाजुक होती है, पुअर मसल्स इनकी होती है, स्ट्रेंथ, तो लंबे और पतले। आइए देखते हैं हम लोग इस तरीके से। इंडोमार्फिक सोशेबल, रिलैक्स, अफेक्शनेट और इवन टेम्पर्ड होते हैं। मीजोमार्फिक एनर्जेटिक, कॉम्पिटेटिव, एग्रेसिव और बोल्ड होते हैं। एक्टोमार्फिक देख सकते हैं आप लोग एकदम लंबा और पाइप की तरह होते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा आपको वी शेप बॉडी देखने को मिलेगा, और यहाँ पर आपको नीचे की तरफ आपका उल्टा हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। आगे बढ़ते हैं, एक बार और इनके चीज़ों को देख लेते हैं, और आपको अगर हिंदी में समझना है तो यहाँ देख सकते हैं इंडोमार्फ। तो राउंडेड होता है इनका फिजिकल ट्रेट्स, सॉफ्ट बॉडी होती है, मोर फैट होता है, टिपिकली शॉर्टर स्ट्रेचर होता है। स्ट्रेचर मतलब हम कह सकते हैं वो जो बॉडी फिजिकल स्ट्रक्चर है वो स्ट्रेचर मतलब वही, अगर इनको लेटा के देखेंगे स्ट्रेचर पे लेटाते हैं ना वो। तो मित्रवत होते हैं, शांत होते हैं, आराम प्रिय होते हैं, खुश मिजाज, कभी कभी आलसी भी होते हैं, है ना। मेजोमार्फिक मस्कुलर होता है, ये हम लोग कई बार इस चीज को पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं है, आप चीजों को समझ लीजिए अच्छे से ताकि क्वेश्चन आए तो हमें गड़बड़ ना हो। ठीक है, एक्टोमार्फिक भी आप देख सकते हैं कि बहुत थीन होते हैं, नैरो फ्रेम होते हैं, फ्रिजाइल होते हैं, मसल्स होता है बहुत कम, और टॉल होते हैं, है ना। इंट्रोवर्ट होते हैं, रिस्ट्रेंड होते हैं, थॉटफुलनेस है या सेंसिटिव है, एंग्जियस है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अर्नेस्ट क्रेसमर। अगला हमारा जो फिजिकल स्ट्रक्चर की बेसिस पर पर्सनालिटी को डेवलप किया है उनका नाम है क्रेसमर। तो क्रेसमर ने आधुनिक काल में शारीरिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व को देखो, उन्होंने बोला कि आप दुनिया में कोई भी आदमी लेके आओ, इन्होंने बोला कि मैं उसको फिजिकल स्ट्रक्चर में बस अपना 3 फ्रेम दूंगा, वो इन तीनों में से किसी न किसी पर सेट हो जाएगा। इन्होंने पूरी दुनिया के लिए ये वाला बात बता दिया। बट जब क्रेसमर आए तो क्रेसमर ने बोला कि नहीं भाई, आपका 4 होता है। ठीक, आइए बात करेंगे कौन कौन सा। तो के आधार पर व्यक्ति को उन्होंने वर्गीकृत किया, शारीरिक गुणों के आधार पर इन्होंने क्या किया, व्यक्ति को वर्गीकृत किया था। क्रेसमर ने अपना बहुत ही विशेष योगदान दिया। इन्होंने शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्ति को 4 भागों में वर्गीकृत किया है। तो याद रखिएगा, शारीरिक संरचना यानी फिजिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से इन्होंने 4 भाग में बांटा है। इन्होंने इस सिद्धांत का नाम मॉर्फोलॉजिकल थ्योरी के नाम से कहा, मॉर्फोलॉजिकल थ्योरी। इनके द्वारा लिखी पुस्तक का नाम क्या है, फिजिक एंड कैरेक्टर। ठीक, जो कि 1921 में प्रकाशित हुई थी। तो फिजिक एंड कैरेक्टर याद रखिएगा, इनके द्वारा लिखी हुई पुस्तक का नाम फिजिक एंड कैरेक्टर था। इन्होंने बताया पाइकनिक, एस्थेनिक, एथलेटिक और इन सब का मिक्सचर इन्होंने बाद में निकाला इसको डाइस प्लास्टिक। ठीक है, हेलो सर। हाँ सर जो सबसे शुरू में स्लाइड दिखाई थी उसमें शायद कुछ रेशो भी बनता है। हाँ, और कौन सा? हाँ हाँ, इसमें ये सर, ये हाँ, वो पीछे रेशियो की। है, 1/7 है, 1 से 7 है, या हम ऐसे हाँ कह सकते हैं 117 है। ये आपका जो आता है मैं इसमें नहीं बताऊंगा, इसमें इसमें आता है आपका, इसमें आपका आएगा।
ठीक है। और सर एक गेम के उसमें आता है कि कौन कौन सा गेम चूज करता है, ये वाला थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसे करके इनमें एंडोमार्फ कल एक्टोमार्फ। उसको मैं कल वाले थ्योरी में समझाऊंगा, आज मैंने उसको नहीं लिया हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो मैं वो समझा दूंगा कि हम कैसे उसको पहचानेंगे, है ना। उन्होंने स्केल बनाया है, 1 to लेके 7 तक एक स्केल बनाया है। तो कौन किस स्केल में या किस प्रकार का खिलाड़ी किस स्केल में फिट बैठता है और कैसे इसको जानेंगे हम लोग, ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी बिकॉज कि उसका स्लाइड नहीं है, उसका चित्र नहीं है, इस वजह से हम उसको आपको अच्छे से समझा नहीं पाएंगे। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो ये हमारा था क्या, पाइकनिक, एस्थेटिक और एथलेटिक, ठीक है। इसके बाद इन्होंने बताया कि अगर ऐसा आदमी जो इन तीनों के फ्रेम में मैच नहीं करता हो, उसके लिए हम एक नई चीज़ों को लाएंगे या नई फ्रेम लाएंगे, जिसको हम लोगों ने डाइस प्लास्टिक के नाम से बोला है, ठीक है। तो आगे चलेंगे हम लोग। एस्थेनिक का मतलब है जो वहाँ पर एक्टोमार्फिक का होता था, सेम वही करेक्टरिस्टिक और फिजिकल स्ट्रक्चर से आप पहचानेंगे उसको, चाहे एस्थेनिक कहिए या फिर आप चाहे उसको एक्टोमार्फिक कहिए। किसके हिसाब से, WS सेल्डन के हिसाब से, तो आपको वही चीज़ सही आएगा। नेक्स्ट है एथलेटिक्स की बात कर लेते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, मीजोमॉर्फिक का जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, चाहे वो फिजिकल हो और चाहे वो आपका बिहेवियरल हो, वो जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं मीजोमॉर्फिक के, वो सारे आपका एथलेटिक टाइप वाले में क्रेस्मर ने बताया है। जैसे बहुत ही हसफुस मजबूत मांसपेशी वाले होते हैं, लंबे चौड़े व्यक्ति इस श्रेणी में आ जाते हैं। पाइकनिक में इंडोमार्फिक वाला जो कैरेक्टरिस्टिक्स था, जो हमने आपको WS सेल्डन में बताया था, थ्योरी में बताया था, उनको हम लोग इसमें रख लेते हैं। इन व्यक्तियों के हाथ पांव छोटे व मोटे होते हैं, कोमल शरीर, यह बहुत ही आराम और सामाजिक उन्माद विषाद युक्त व्यक्ति होते हैं, ठीक है। डाइस प्लास्टिक का मतलब क्या होता है, यह व्यक्ति बहुत कुरूप होते हैं, मतलब बिल्कुल असाधारण डील डॉल की संरचना वाले होते हैं। तो जो इन चारों या तीनों में नहीं मिलते हैं उनको इसमें रखा गया है, ठीक। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही हो। कोई बोरिंग हो रही है तो बताइए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार मैसेज करके बात करिए, कोई दिक्कत नहीं है। उमाशंकर जी का सही है, और कोई किसी को, दुष्यंत जी, प्रीति जी, फरीदा खातून जी, ध्रुव चौधरी, ठीक है, शशिकला जी भी, सलोनी बाल्यान जी, ओके, प्रीति जी हो गया। चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं एक बिहेवियरल अप्रोच। हमने आपको बताया था ना कि टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी पर्सनालिटी क्या होता है। एक बिहेवियर ट्रेड्स होता है, आपका जो बिहेवियर है, यास्मीन जी, ठीक है। तो ये जो बिहेवियरल अप्रोच आपका होता है, उस बिहेवियर के हिसाब से भी आपकी 4 कैटेगरीज बनाए गए हैं। बिहेवियर अप्रोच के हिसाब से आपकी 4 कैटेगरी बनाई गई है कि अगर इस तरह का बिहेव करता है तो इस प्रकार का पर्सनालिटी है, टाइप ए में है, टाइप बी में है, टाइप सी में है। आपको मैंने बताया था मैंने कि 2018 वाला जो UPLT वाला जो था, वो मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ था, है ना, 2018 वाला UPLT। तो आप इसको देख सकते हैं और कैसे हमने इसको यहाँ पर बताया हुआ है, इसको भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा है कि टाइप ए वाले बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण रहते हैं, स्ट्रेसफुल होते हैं, वर्कहोलिक, हमेशा काम में डूबे रहते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं जो टाइप ए के होते हैं, इनर्जेटिक यानी बहुत शक्तिशाली होते हैं, एम्बिशन यानी कि महत्वाकांक्षी उन्मुख होते हैं, पेसिमिस्टिक यानी निराशावादी भी होते हैं, और कॉम्पिटिटिव यानी प्रतिस्पर्धी भी होते हैं, ठीक है। तो प्रतिस्पर्धी मतलब हमेशा कंपटीशन रखकर और आगे अपना काम करते हैं, ठीक है। ये हमारा टाइप ए पर्सनालिटी के अंदर कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलता है। जो व्यक्ति के अंदर अगर इनमें से कोई भी एक या कोई भी कम से कम 3 या 4, कोई भी 3-4 अगर कैरेक्टरिस्टिक्स मैच करता है, तो आप अपने हिसाब अपने आप को एज अ कैरेक्टर वाइज, एज अ बिहेवियर वाइज उस टाइप ऑफ पर्सनालिटी में रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टाइप बी पर्सनालिटी में इजी गोइंग, प्रोक्रेस्ट, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रोक्रेस्टिनेटर के हिसाब से यहाँ बात कही गई है। फन लविंग है, मस्ती पसंद करता है। जो टाइप बी होता है उसका आराम पसंद होता है, शिथिल होता है, बहुत ज़्यादा शांत रहता है, बहुत ज़्यादा संतुलित रहता है, बहुत बैलेंस रहता है, आशावादी होता है और गैर कॉम्पिटिटिव होता है। मैंने बताया था आपको कि जब हम इस टॉपिक पे पहुंचेंगे तो मैं आपको एक बात बताऊंगा 2018 की एग्जाम से, तो अब वो समय आ गया है। अगली बार पिछली बार एक क्वेश्चन आया था 2018 में कि कौन से टाइप ऑफ पर्सनालिटी में नॉन कॉम्पिटिटिव होता है। किसी को याद होगा क्वेश्चन वो?
किसी को याद है वो क्वेश्चन? उमा शंकर जी और यास्मीन जी ने थंब इम्प्रेस किया है, याद है? माइक खोल के बोलिए अगर याद है तो, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ मैं? मोनालिसा गुप्ता जी। हम्म। तो आया ये चीज उस समय क्या हम लोगों ने, आपने ये पढ़कर गया था, आपने पढ़ के गई थी, आप तो गई नहीं होंगी। नो सर। गलत हुआ था क्वेश्चन। यस सर। तो यही सब चीजें हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ इसलिए कि गलती ना हो। और पर्सनालिटी थ्योरी में सब आता है, इसलिए मैं सबको लिया हूँ, किसी एक को नहीं लिया हूँ। ये नहीं कि खाली फेमस है मैं दो चार तो जज सब पढ़ाते हैं पूरा दुनिया पढ़ता वही पढ़ लिया, नहीं। थोड़ा सा अलग भी जानिए और नई चीज़ों को जानिए। तो थोड़ा सा आप लोगों को ये चीज़ें याद करनी पड़ेंगी कि कौन टाइप बी में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, टाइप सी में क्या होता है। देखिए टाइप सी वाले सतर्क और चिंतित होते हैं, मेहनती होते हैं, गंभीर रहते हैं, हमेशा सावधान रहते चीज़ों का, तर्क उन्मुख होते हैं, गहन विचारक होते हैं, पूर्णतावादी होते हैं, ठीक है, परफेक्शनिस्ट होते हैं। और टाइप बी वाले क्या होते हैं? व्यथित होते हैं, हमेशा कार्य करते रहते हैं, अवसादग्रस्त होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, चिंतित रहते हैं, नियमित उन्मुख होते हैं, निराशावादी और अति सतर्क रहते हैं। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे, और चीज़ों को ज़्यादा नहीं याद करना, कम से कम अगर आप हर टाइप में से 3-3 या 4-4 कैरेक्टरिस्टिक्स भी याद रखेंगे या उनके ट्रेड्स याद रखेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, बस याद करना जरूरी है। तो यहाँ देख सकते हैं कि टाइप ए वाले किस तरह के होते हैं। अच्छा सब अपना अपना बताओ टाइप करके कौन किस में है, इतना कैरेक्टरिस्टिक आपने देखा ना, तो आप बताओ कि आप किस में आते हो। सबने अपना अपना जानते हो, सब अपने अपना बिहेवियर तो आप सबसे अच्छा जानते होगे अपना। आप अपने आप को किस फ्रेम में देखते हो, किस चीज में देखते हो, बट टाइप करके बताओ फटाफट सभी लोग। मैं सबको देख रहा हूँ। टाइप सी में विपुल जी, आशु जी टाइप ए में, ठीक है, उमा शंकर टाइप ए में, रिया जी टाइप ए में, टाइप बी में ध्रुव चौधरी, प्रीति जी टाइप ए में है। बढ़िया। टाइप ए में सलोनी बल्याण जी, शशिकला जी भी टाइप ए में बता रही हैं। ठीक है, टाइप ए वाले बच्चे हमेशा देखिए एग्जाम को लेके अगर आप स्ट्रेस नहीं लोगे तो आप एग्जाम निकाल भी नहीं पाओगे। जो लोग इजी गोइंग रहते हैं, अरे यार छोड़ो पढ़ कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे, तो एग्जाम नहीं निकलने वाला है। ये चीज इसका फायदा है टाइप ए वालों के साथ। वर्कहॉलिक, तो मैंने बताया था यहाँ पे जो वर्कहॉलिक होता है यानी काम में हमेशा, मतलब हमेशा डूबे रहो, हमेशा पढ़ाई को लेके क्या करे रहो आप लोग, हमेशा पढ़ाई को लेके आप लोग डूबे रहो काम में, है ना, हमेशा जैसे नोट्स के साथ डूबे रहो, उलझे रहो नोट्स के साथ हमेशा। तो मैं भी यही करता हूँ, माँ को विश्वास नहीं होगा कि आपको पढ़ाने के लिए हमेशा जब भी खाली समय मिलता है तो बस लैपटॉप खोल के पीपीटी बनाना शुरू कर देता हूँ। तभी आपके सामने इतना अच्छा और इतने अच्छे नोट्स लेके आ पाता हूँ मैं, ताकि आपको पढ़ने के लिए अलग अलग 10 किताबों में अपना टाइम व्यर्थ ना करना पड़े। आप जो 2 साल में पढ़ निकालोगे या जहां किताब में पहुंच पाओगे, मैं आपको 10 मिनट में वो चीजें दे दूंगा, तो आपका टाइम बचा रहा हूं, इसी बात का तो पैसा लग रहा है, बिकॉज आपके लिए मैं एफर्ट कर रहा हूं। आपके लिए कौन एफर्ट कर रहा है? मैं एफर्ट कर रहा हूं ना, बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपीरियंस। लेकिन लोग समझते नहीं इस बात को, तो कोई बात नहीं, नहीं समझते तो मत समझो, ठीक। देखिए शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, ये होता है मेरे साथ भी, ये टाइप ए में मैं भी आता हूँ, मैं अपना बता दूं आप लोगों को, ये मेरा सेम मेरा पैटर्न पे काम कर रहा है। इसमें से जैसे 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 7 में से लगभग 6 तो मुझसे मिलता ही है मेरे बिहेवियर से। मेरा जो ट्रेट है वो इसी पे काम करता है। मैं कॉम्पिटेटिव भी हूँ, मुझे नहीं लगता, मतलब मुझे अच्छा परिणाम जल्दी नहीं होता है कि कोई मुझसे ज़्यादा तेज निकल जाए। हो सकता है किसी फ्रस्ट्रेशन से। अच्छा यास्मीन करिए, मेरा तो सी है सर। अच्छा कोई बात नहीं है, चिंतित नहीं रहिए, मेहनती रहिए, हार्ड वर्किंग करिए, ठीक है। गंभीर बहुत ज़्यादा नहीं रहना है, ये ठीक नहीं है। हाँ केयरफुल रहो, ये अच्छा है। तर्क लगाओ, लॉजिक हमेशा लगाती रहो, ठीक है। महान विचारक बनो, ये गहन विचारक करो, वो ठीक है ना। सब चीज़ें अच्छी हैं। परफेक्शनिस्ट ज़्यादा बनने के चक्कर में ना तो दिक्कत हो जाती है, टाइम वेस्ट होता है परफेक्शनिस्ट बनने के चक्कर में आप। इसलिए थोड़ा बहुत अगर कहीं कहीं मैनेज करना होता तो आप कर लो, ठीक है।
चलिए, तो ये थोड़ी सी चीजें थी, आप लोग इसको देख लेंगे। देखिए कॉम्पिटेटिव और नॉन कॉम्पिटेटिव ये चीजें आती हैं और ये पूछा गया है 2018 वाले एग्जाम में। इसके बाद हम लोग पूछते हैं अंडरस्टैंडिंग द 4 पर्सनालिटी टाइप। तो टाइप ए को हम लोग द डायरेक्टर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये गोल ओरिएंटेड होते हैं, रिस्क टेकिंग होते हैं और गुड अंडर स्ट्रेस में काम करने वाले होते हैं। कुछ अलग से बताना चाह रहा हूँ मैं। टाइप बी वाले क्या होते हैं, एक सोशलाइजर होते हैं, सामाजिक में ज़्यादा थोड़ा तो उलझे रहते हैं, रिलेशनशिप पे ज़्यादा फोकस करना पसंद करते हैं, है ना, और आउट गोइंग ज़्यादा पसंद करते हैं, घूमना फिरना ज़्यादा पसंद होता है, इंथुसियास्टिक ज़्यादा होते हैं, इंजॉयमेंट ज़्यादा पसंद करते हैं। टाइप सी वाले ज़्यादा सोचते ज़्यादा है, काम कम करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं और स्ट्रेस ले लेते हैं बहुत ज़्यादा। तो डिटेल ओरिएंटेड होते हैं, लॉजिक लगाते हैं, दिमाग से बहुत ज़्यादा सोचते हैं, एनालाइज करते हैं, और एनालाइज ज़्यादा नहीं कर पाते हैं तो कभी कभी कन्फ्यूजन बढ़ जाती है, कंफ्यूजन भी ज्यादा रहती है। एम आई राइट यास्मीन जी? यस सर। कंफ्यूज रहते हैं हमेशा। तो थोड़ा सा है अपना अपना पर्सनालिटी के हिसाब से। देखिए आपको ये जो चीजें हैं, अगर आप इनको पढ़ लोगे अच्छे से ना, तो आप खुद ही समझ पाओगे कि मैं क्या किस पर्सनालिटी के अंदर। तो यही समझना है। अगर आप ये समझ के अपने आप को अगर जज कर पाते हो कि मेरा ये क्वालिटी या ये ट्रेड्स मुझसे मिल रही है, तो मैं इस पर्सनालिटी के अंदर आ रहा हूँ, तो यू आर लर्न, आपको दिक्कत नहीं होगी अब आपको पर्सनालिटी पढ़ने में या क्वेश्चन सॉल्व करने में, है ना। टाइप डी पर्सनालिटी में द सपोर्टर वाला रोल होता है, टास्क ओरिएंटेड होते हैं, काम पे ज्यादा बिलीव करते हैं, स्टेबलाइजिंग होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। ये भी देख सकते हैं आप लोग। इसके अलावा ये सब भी चीजें हैं, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आराम से आप लोग देख लेना, है ना। मैं अभी अभी आपको भेज दूंगा। तो आज इतना ही करते हैं, बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे। एक दिन में देखिए हो नहीं पाएगा, पर्सनालिटी बहुत बड़ा टॉपिक है ना। तो आज हम लोगों ने इतना पढ़ लिया है और इतना समझ लिया है, ये सब आप लोगों ने पहले से पढ़ा था। कितने लोगों को आज नया कुछ मिला है, एक बार हमें जरूर बताएं। माइक ऑन कर सकते हैं, क्लास खत्म हो गई है। यस सर, न्यू है, बहुत सारी चीजें न्यू है। हम्म, स्लाइड भी अच्छी है। कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि सर, जब उन्होंने क्लास लेना शुरू किया था स्टार्टिंग में, तो बोल रहे थे सर अपना बुक वाला ही तो कुछ चीज़ों को आप निकाल के पढ़ा रहे हैं। एक दो लोगों का कमेंट आया था ये, कि अभी भी वैसे ही लग रहा है कि कुछ नया है। नो सर, बुक से अलग है थोड़ा। बुक से अलग है, ठीक है। कुछ चीजें देखिए, अब बुक से अलग क्या करूंगा मैं, बुक में भी तो चीजें होंगी, लेकिन बुक से भी थोड़ा सा डिफरेंट करने की कोशिश किया है, कुछ हमेशा नया लाने की कोशिश करता हूँ। ये नहीं कि मैंने जिंदगी में एक नोट्स बना लिया। मैं बता दूं कि मैक्सिमम जो टीचर्स होते हैं फिजिकल एजुकेशन में, वो एक बार आपका वन टाइम आपका क्या करते हैं, वन टाइम आपका उन्होंने नोट्स बना लिया, अब उसी नोट्स के बेसिस पर वो पिछले कम से कम आगे 10 साल तक काम करेंगे और बच्चों को टीच करेंगे। आपने देखा भी होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी को, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है। हाँ, तो बुक का पढ़ा है ज्यादा क्लियर होगी, जो कि मैं समझा रहा हूँ। बुक आप पढ़ेंगे तो आपका जितना ब्रेन घूम पाएगा, जितना ब्रेन चल पाएगा, आप उतना ही एनालाइज कर पाएंगे, उतनी ही चीजों को एनालाइज कर पाएंगे। बट यहाँ पर मैंने आपको समझाया ना, बताया, एक ही चीज को रिपीट किया, तो ये फर्क होता है। तो कुछ लोग को लगता है कि बुक के पढ़ने से अचानक, मतलब अपने से मैं बुक पढ़ के सीख जाऊंगा या जान जाऊंगा, नहीं। जब तक एक एक्सपीरियंस वाला बंदा आपको उसके बारे में नहीं समझाएगा, नहीं पढ़ाएगा, वो चीजें समझ में तो आएंगी, बट आपको कम से कम 10 से 15 12 दिन तक आप नहीं पढ़ेंगे, तब तक आपको नहीं समझ में आएगी, ठीक है। यहाँ पर आपको एक बार में समझ में आ जाती है। इतने आपने देखा होगा कि डिफिकल्ट डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट थे। अभी लर्निंग में भी जो हमने बहुत सारे डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट पढ़े थे, एसआर थ्योरी हमने पढ़ा, फिर हमने सीआर थ्योरी पढ़ा, है ना, कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी पढ़ा, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी पढ़ा। पहले हम लोगों को बड़ा समझने में दिक्कत होती थी, ये है क्या, बस खाली याद कर लेते थे जल्दी जल्दी, लेकिन एक क्लियरेंस नहीं था ब्रेन में, एक क्लियरेंस जो होना चाहिए था वो चीजें नहीं थी। आई होप कि आप लोगों ने मेरा जो थ्योरी क्लास पढ़ा होगा, जो मैंने इतने डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स को इजी वे में आपको समझाया, तो उससे आप लोगों को समझ में आया था कि आगे हम लोग ये सब पढ़ेंगे, है ना। तो आगे हम लोग ये सब पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये हम लोग कल पढ़ेंगे, बाकी बची हुई थ्योरी हम लोग कल पढ़ेंगे। हो सकता है कि एक क्लास और आपका लग जाए पर्सनालिटी की थ्योरी में, और एक क्लास पूरा आपका एमसीक्यू में जाएगा, तो कोई बात नहीं है। आप लोग अच्छे से पढ़िए, पढ़िए, ठीक है, क्योंकि
मैं ये चाहता हूं कि अगर टॉपिक आपके एग्जाम में आज एक भी क्वेश्चन तो आप उसको छोड़े नहीं, या आप छोड़ने के बाद तो छोड़िए, मतलब आप गलत ना करें, इस तरह का कॉन्सेप्ट आपको रखना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। किसी को कुछ बोलना है या पूछना है, एक बार लास्ट में आपको टाइम दे रहा हूँ।